हेलो बच्चों, अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने पार्ट नंबर 2 चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बच्चों, स्टडी लगातार करनी है आप लोगों को और लाइन से लाइन याद करनी है, नोट्स बनाने हैं। और किसी प्रकार की डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमने ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दूंगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भ्रूण। क्या है? भ्रूण। आपके बुक में दे रखा है भ्रूण क्या होता है उसको समझाओ, ऐसा टॉपिक है, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। भ्रूण है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एम्ब्रियो कैसे बनता है। अपन ने इससे पहले 2 वीडियो डाल रखे हैं, बहुत सारे वीडियो डाल दिए, लेकिन उसमें एक द्वितीय निषेचन और अतिरिक्त संलयन वाला वीडियो डाल रखा है, उसको अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल इन द सेंस, अपनों पता है ये नर युग्मक है और ये क्या है? ये अंड कोशिका है। नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है? नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है? अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ? अंड कोशिका के साथ। और इससे इसको अपन ने क्या कहा? सत्य निषेचन। क्या कहा? सत्य निषेचन कहा है। और इसके फलस्वरूप क्या बना? इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये द्विगुणित युग्मनज आगे क्या बनाएगा? भावी भ्रूण बनाएगा। ये द्विगुणित युग्मनज आगे क्या बनाएगा? भावी भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, ये अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ये अपन इतना पढ़ रखा है। अब इसके बाद में क्या है? दूसरा नर युग्मक था, वो किसके साथ संलयित हुआ था? दूसरा नर युग्मक आपको बताना है द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हुआ था। दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक था, वो किसके साथ संलयित होता है? द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ। ये द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है। ये द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ क्या होगा? संलयित होगा। इसको अपन ने कहा था त्रिक संलयन। इसको अपन ने किस नाम से जाना था? इसको त्रिक संलयन के नाम से जाना था। और इससे बना था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे क्या बना था? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था। इससे क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, इतना अपन ने पहले स्टडी कर लिया है। अब ये जो भ्रूणपोष है ये क्या करता है? ये पहले बनता है। ये पहले इसलिए बनता है क्योंकि ये भावी भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ये जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है ये पहले होता है। और ये पहले होने का क्या फायदा है कि ये द्विगुणित युग्मनज है उसको परिवर्तन के समय भोजन देता है और अन्य चीजों की आपूर्ति करता है, जिससे भावी भ्रूण का विकास होता है। ये अपने एक क्वेश्चन बन गया। ये क्या था? ये भ्रूणकोश था। क्या था? ये भ्रूणकोश था। ये क्या था? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ये 7 कोशिका थी। 3 कोशिका थी जो किस जिसका नाम अंड समुच्चय था। उसमें एक अंड कोशिका और 2 कोशिका क्या थी? सहायक कोशिका थी। ठीक है, याद आ रहा था थोड़ा? और उसके बाद में एक कोशिका है जिसको द्विगुणित द्वितीय केंद्र कहते हैं और 3 प्रतिमुखी कोशिका है। अब 2 नर युग्मक मुक्त हुए थे। कितने नर युग्मक? एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित हो गया, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्र के साथ संलयित हो गया। तो ये जो युग्मनज है वो किस ओर बनता है? बीजांड द्वार की ओर। किस ओर बनता है? भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर ये क्या बनता है? ये भ्रूण है उसका निर्माण होता है। ये अपने को ध्यान रखना थोड़ा कि भाई ये भ्रूण किस तरफ बनेगा? ये भ्रूण बनेगा बीजांड द्वार की ओर। किस ओर बनेगा? बीजांड द्वार की ओर बनेगा। ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ये अपने ऐसे इस तरह से हुआ है कि नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, इसको सत्य निषेचन का, इसे द्विगुणित युग्मनज बना है और द्विगुणित युग्मनज से भावी भ्रूण बनेगा। और दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होगा, इसको त्रिक संलयन कहेंगे और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होगा? त्रिगुणित होगा और इससे भ्रूणपोष बनेगा। पहले कौन बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। ये भावी भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। अब अपन भ्रूण का परिवर्तन है उसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं किस तरह से क्या होता है। आपको थोड़ा क्या करना है? ध्यान से सुनना है
और आपको बच्चों याद करना है कि इस तरह से क्या होता है। टॉपिक थोड़ा भारी है लेकिन याद हो जाएगा। मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भ्रूण का परिवर्तन है उसको सबसे पहले आपको समझना है क्या होता है। ये नर युग्मक है, ठीक है। इस भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक पादप का उपयोग किया गया था जिसका नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये पादप है, इस पादप पेस्टोरिस कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस पादप है। उस पादप के अंदर भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया गया था। सबसे पहले आप बताओगे नर युग्मक है, ये नर युग्मक किसके साथ संलयित होगा? ये अंड कोशिका के साथ संलयित होगा। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ है। नर युग्मक आगुणित है, अंड कोशिका आगुणित है। इन दोनों के संलयन को अपन ने क्या कहा था? सत्य निषेचन। क्या कहा था? सत्य निषेचन कहा था। और इससे क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है, ठीक है। अब द्विगुणित युग्मनज बन गया है। इस द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कैसा होता है? इसका अनुप्रस्थ विभाजन होता है और दो कोशिका बने। कितनी कोशिका बनेगी? दो कोशिका बनेगी। एक कोशिका को अपन कहेंगे शीर्षस्थ कोशिका और एक कोशिका को अपन कहेंगे आधार्य कोशिका। एक कोशिका को अपन कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका और एक कोशिका को अपन कहते हैं आधार्य कोशिका, ठीक है। दो कोशिका बनेगी, शीर्षस्थ कोशिका और आधार्य कोशिका। ये आधार्य कोशिका बीजांड द्वार की ओर होगी। किस ओर होगी? ये आधार्य कोशिका बीजांड द्वार की ओर होगी और शीर्षस्थ कोशिका होगी वो निभाग की ओर होगी। ये अपने ध्यान रखना है। तो कितनी कोशिका बनी है? दो कोशिका बनी है। एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर है जिसका नाम आधार्य कोशिका है और दूसरी कोशिका जो कि निभाग की ओर है उसका नाम शीर्षस्थ कोशिका है। कितनी कोशिकाएं बनी है? दो कोशिकाएं बनी है। अब क्या होगा? ये आधार्य कोशिका है, इस आधार्य कोशिका का लगातार विभाजन होगा और 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनेगी। इस आधार्य कोशिका का लगातार विभाजन होगा अनुप्रस्थ और 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनेगी। उसका नाम होगा निलंबक। क्या नाम होगा? निलंबक। निलंबक के अंतिम सिरे पर एक विशेष प्रकार की कोशिका होगी। निलंबक के अंतिम सिरे पर एक विशेष प्रकार की कोशिका होगी जिसका नाम होगा चूसकांग। क्या नाम होगा? चूसकांग नाम होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा? जो आधार्य कोशिका है, क्या है? जो आधार्य कोशिका है, ये वाली आधार्य कोशिका है। इस आधार्य कोशिका का लगातार विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। कैसा हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और 7 से 10 कोशी की एक संरचना बनी। कितने कोशी की है? 7 से 10 कोशी की एक संरचना बनी है। इसका नाम आपको बताना है निलंबक और निलंबक के अंतिम सिरे पर एक संरचना है जिसको अपन क्या कहते हैं? चूसकांग के नाम से जानते हैं। अब अपन शीर्षस्थ कोशिका की बात करते हैं। शीर्षस्थ कोशिका है, इसका विभाजन होगा और पहले दो कोशिकाएं बने। कितनी कोशिका? दो कोशिका बनेगी। फिर दो कोशिका से कितनी बनेगी? दो कोशिका से 4 कोशिका संरचना बनेगी। उसका नाम होगा चतुष्टासंघ। 4 कोशिका से फिर 8 कोशिका संरचना बनेगी जिसका नाम होगा अष्टासंघ। क्या होगा? अष्टासंघ होगा। फिर 8 कोशिका से फिर उसके बाद गोलाकार भ्रूण बनेगा। कैसा बनेगा? एक गोल आकार का भ्रूण बनेगा। कैसा भ्रूण बनेगा? इस तरह का ये गोल आकार का भ्रूण बनेगा। फिर गोल आकार के भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण बनेगा और हृदय आकार भ्रूण से क्या होगा? परिपक्व भ्रूण का निर्माण होगा। इस तरह से अपन कहेंगे ये भ्रूण का निर्माण होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले अपन ने कहा शीर्षस्थ कोशिका है। क्या है? शीर्षस्थ कोशिका है। इसका विभाजन हुआ और इसके विभाजन से क्या हुआ? दो कोशिकीय संरचना बनी। कितने कोशिकीय? ये दो कोशिका बन गई। कितनी कोशिकीय संरचना बन गई? दो कोशिकीय संरचना बन गई है। दो कोशिकीय से फिर 4 कोशिकीय संरचना बन गई है। 4 कोशिकीय संरचना से फिर 8 कोशिकीय संरचना बन गई है। 8 कोशिकीय संरचना से फिर गोलाकार भ्रूण बना है और गोलाकार भ्रूण से फिर हृदयकार भ्रूण बना है और हृदयकार भ्रूण से फिर परिपक्व भ्रूण बना है। इस तरह से इसके ऊपर तो वही संरचना आएगी जिसका नाम निलंबक होगा और उसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होगी जिसका नाम चूसकांग होगा। ये चूसकांग क्या करेगा? बीजांड द्वार से बाहर निकलेगा और परिवर्तित भ्रूण है उसके लिए पोषण को ग्रहण करेगा। तो इस तरह से ये क्या है? ये संरचना है, ये अपने ध्यान रखना है। तो ये भ्रूण बनता है। तो अपन ने भ्रूण का परिवर्तन पढ़ा है। अपन सबसे पहले तो ऐसे बताएंगे कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस पादप है।
मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम सरल भाषा में। आपको किस तरह से क्या घटनाएं हुई है वो याद रखनी है। कैसे लाबर्सा फेस्टोरिस पादप के अंदर भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया गया। सबसे पहले नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, इसको सत्य निषेचन कहा है, और इससे द्विगुणित युग्मनज बन गया। द्विगुणित युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है और दो कोशिकीय संरचना बन गई, आधार्य कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका। अब आधार्य कोशिका है उसका लगातार विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा और 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनेगी, उसका नाम होगा निलंबक। और निलंबक के अंतिम सिरे पर एक संरचना होगी जिसका नाम होगा चूसकांड। ये चूसकांड एक्चुअल में बीजांड द्वार से बाहर निकलेगी और बीजांड के उत्तक है उन उत्तकों से क्या करेगी, भोजन को अवशोषित करेगी। ये बीजांड जो उत्तक है उनसे भोजन को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, यानी इसका काम है भोजन को अवशोषित करना। भ्रूणपोष से भी अवशोषित कर सकती हैं। फिर उसके बाद ये शीर्षस्थ कोशिका है, इस शीर्षस्थ कोशिका का विभाजन होगा और दो कोशिकीय संरचना बनेगी। फिर उसके बाद अपन से पूछा, मान लो सवाल आ गया कि भ्रूण है वो शीर्षस्थ कोशिका से बनता है आधार्य कोशिका से, तो शीर्षस्थ कोशिका से भ्रूण बनेगा। ये जो शीर्षस्थ कोशिका है, पहले 2 कोशिकीय अवस्था, फिर 4 कोशिकीय अवस्था। 4 कोशिकीय अवस्था को अपन कहते हैं चतुष्टासन। क्या कहते हैं, चतुष्टासन कहते हैं। फिर 8 कोशिकीय अवस्था को अष्टासन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, और भ्रूण में कोशिकाएं बनती हैं और भ्रूण गोल आकार का बन जाता है। फिर और कोशिका विभाजन होता है और भ्रूण हृदय आकार का बन जाता है। फिर इस भ्रूण का परिपक्वन होता है और इस तरह से ये क्या हो गया, प्राग भ्रूण बन गया। क्या बन गया, ये प्राग भ्रूण का निर्माण हो गया, यानी प्रारंभिक भ्रूण है उसका निर्माण हो गया। भ्रूण के परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन कहते हैं। जो भ्रूण का परिवर्तन होता है उसको अपन कहते हैं भ्रूणोद्भवन। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन, यानी भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन करना। यानी आपने देखा निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, इसको कहते हैं भ्रूणोद्भवन, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भवन कहलाती है। ये अपने चूसकांग कोशिका है, ये चूसकांग है, ये निलंबक है। ये निलंबक और चूसकांग किससे बने हैं, आधार्य कोशिका से। इस तरह से ये प्राग भ्रूण बन गया है। अब एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में थोड़ा फर्क है, उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण कैसा होता है और द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण की थोड़ी संरचना पढ़ लेते हैं। बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं और थोड़ी मेरी हेल्प करें कि सर अब थोड़ा आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा मैं क्लास के सभी दोस्तों को भेज देता हूं आपका वीडियो, जिससे वो भी क्या है वीडियो देख लेंगे और मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और आपके सहयोग से मैं भी थोड़ा, मेरा भी विकास हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट भी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब अपन भ्रूण का विकास पढ़ रहे हैं। अब अपन एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण पढ़ते हैं। तो पहले आपको द्विबीजपत्री भ्रूण बताते हैं। क्या बताते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण बताते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है उसकी संरचना थोड़ी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपन द्विबीजपत्री भ्रूण है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे कि द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना क्या होती है, उसको समझेंगे अपन। तो द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या होगा, सबसे पहले तो अपन को बताना है इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। कितने होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, इसमें बीजपत्र की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी विशेषता आपको बतानी है, इसमें एक भ्रूणाक्ष होगी। क्या होगी, एक भ्रूणीयाक्ष होगी। 2 संरचनाएं होती है, एक तो इसमें भ्रूणीयाक्ष होती है, एम्ब्रियोनिक अक्ष, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और 2 इसमें कोटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि इसमें बीजपत्र कितने हैं, 2 है। बीजपत्र कितने हैं, 2 है। अब अपन इसका एक चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से अपन समझते हैं ये इसमें क्या है, 2 बीजपत्र बनाते हैं। इस तरह से ये 2 बीजपत्र बनाएंगे। ठीक है, वैसे हरे पेन से बनाना चाहिए पर क्या है इसमें क्लियर नहीं दिखेगा आपको हरे पेन से वीडियो में। ये 2 बीजपत्र हैं और ये क्या है, ये बीजपत्राधार है। क्या है, बीजपत्राधार है। तो इस तरह का ये भ्रूण है। इसमें सबसे पहले आप बताओगे ये क्या है, ये 2 बीजपत्र है। दोनों बीजपत्रों के बीच में क्या है, ये प्रांकुर है। दोनों बीजपत्रों के बीच में क्या होता है, प्रांकुर होता है। ठीक है,
एक चीज याद रखनी है कि द्विबीजपत्री में जो प्रांकुर होता है वो दोनों बीज पत्रों के मध्य होता है। एक लाइन ये याद रखनी है कि दोनों बीज पत्रों के मध्य होता है, ठीक है, दोनों बीज पत्रों के मध्य। फिर उसके बाद आपको बताना है, अब इसको एक भ्रूणीय अक्ष मान लेते हैं, ये भ्रूणीय अक्ष है, इस तरह से भ्रूणीय अक्ष मानते हैं। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर क्या होते हैं, ऊपर वो जो भाग होता है उसको कहते हैं बीज पत्रों परिख। क्या कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर जो भाग होता है उसका नाम होता है बीज पत्रों परिख, एपिकोटाइल। क्या नाम होता है, एपिकोटाइल, ठीक है। और भ्रूणीय अक्ष के नीचे बीज पत्र का मुख्य भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, जिसको कहते हैं बीज पत्राधार। क्या कहते हैं, बीज पत्राधार, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये याद रखना। तो आपने क्या बताया, आपने बताया भ्रूणीय अक्ष के ऊपर, ये जो भ्रूणीय अक्ष है, इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। और भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग तो कहलाता है बीज पत्रों परिख। तो लाइन आएगी, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भ्रूण का भाग, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भ्रूण का भाग है, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर जो भ्रूण का भाग होता है, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर जो भ्रूण का भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बीज पत्रों परिख। और भ्रूणीय अक्ष के नीचे जो बीज पत्र का भाग होता है उसको अपन कहते हैं बीज पत्राधार। तो इस तरह से अब ये बीज पत्राधार है और ये बीज पत्रों परिख है, दो चीजें समझ गए। ये बीज पत्राधार होता है वो भ्रूणीय अक्ष के नीचे की तरफ होता है, ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार का, राउंडेड होता है और प्रोटीन भरा होता है इसके अंदर, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, कोशिकाएं होती है और प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है। अब क्या होता है, इस बीज पत्राधार के ऊपर वाला भाग होता है, इस तरह के ऊपर वाला भाग है, इसको अपन कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर। और इसके नीचे की तरफ जो भाग होता है उसका नाम होता है मूलांकुर। क्या होता है, मूलांकुर। यानी अपन इस तरह से डायग्राम नहीं बना के, इस तरह से बना के फिर अपन क्या करते हैं, इसमें एक गोल आकार की संरचना बना देते हैं, मूलांकुर। और मूलांकुर के ऊपर टोपी जैसी संरचना है, मूल गोप। क्या है, मूल गोप, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे सीधा से ये प्रांकुर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रांकुर, इतना बहुत है। इस प्रांकुर से क्या बनेगा, परोतंत्र बनेगा। इस प्रांकुर से क्या बनेगा, परोतंत्र, यानी आगे भावी भ्रूण है उसका जड़ तना पत्ती, जड़ तना बनेगा, शाखा बनेगी, फल फूल पत्तियां बनेगी, इससे बनेगी जड़। क्या बनेगी, जड़, मूल, ठीक है। तो अपने ये ध्यान रखना, ये द्विबीजपत्री भ्रूण है। क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण है। इसमें ज्यादा आपको चीजें नहीं है। मेन क्वेश्चन इस द्विबीजपत्री भ्रूण में पूछा जाता है, इसमें बीज पत्र कितने हैं, दो बीज पत्र है। एक आप इसमें भ्रूणपोष नहीं दिखेगा, इसमें क्या नहीं दिखेगा, ये भ्रूणपोष नहीं दिखेगा। इसमें भ्रूणपोष इसलिए नहीं होगा कि भ्रूणपोष होगा वो एक्चुअल में क्या होता है, परिवर्तित भ्रूण है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण होगा, उसके साइड में कहीं आपको भ्रूणपोष नहीं दिखेगा। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की सबसे पहले विशेषता, इसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं और एक भ्रूणीय अक्ष पाई जाती है। ये लाइन याद होगी। अब अपन कहेंगे कि ये क्या भ्रूणीय अक्ष है, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं बीज पत्रों परिख। और भ्रूणीय अक्ष के आधार वाला भाग जो गोलाकार होता है उसको कहते हैं बीज पत्राधार। बीज पत्राधार का निचला भाग होता है मूलांकुर, और मूलांकुर के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसको मूल गोप कहते हैं। ये प्रोटीन ज्यादा होता है इसके अंदर। अब अपन कहते हैं बीज पत्राधार के ऊपर की ओर क्या होता है, प्रांकुर होता है। ये प्रांकुर दोनों बीज पत्रों के मध्य में स्थित होता है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन क्या करते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण का एक चित्र बनाते हैं। किसका, एक बीजपत्री भ्रूण का। एक बीजपत्री भ्रूण थोड़ा क्या है, इससे सरल है। सबसे पहले तो आपको एक बीजपत्री भ्रूण में क्या बताओगे, एक बीजपत्री भ्रूण पढ़ रहे हैं अपन, एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण में सबसे पहले आपको बताना है, इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। ये बीजपत्र भ्रूण के पार्श्व में होता है। कहां होता है, ये भ्रूण के पार्श्व में स्थित होता है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना। अब अपन एक चित्र बना रहे हैं इस तरह का। ये क्या है, ये अपने, ये है
भ्रूण क्या है, भ्रूण है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि बीजपत्र पार्श्व में स्थित होता है। बीजपत्र कहाँ स्थित होता है, बीजपत्र पार्श्व में स्थित होता है, साइड में बीजपत्र है, ठीक है। बीजपत्र होता है वो एक सल्क के समान संरचना होती है, किसके समान, यानी एक ढाल के समान संरचना होती है। इसको अपन कहते हैं स्कुटेलम, क्या कहते हैं, स्कुटेलम या प्रासल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रासल्क, ठीक है। ये सबसे पहले आप बताओगे ये भ्रूणी अक्ष है, इस भ्रूणी अक्ष के ये पार्श्व में, साइड में है, ठीक है। अब ये क्या है, ये अपन ने इस तरह से देखा, ये संरचना है, इस संरचना का नाम आपको बताना है कि ये संरचना है, इसको अपन कह रहे हैं बीजपत्र, ठीक है। बीजपत्र हो गया, ये एक्चुअल में बीजपत्रों पर एक संरचना है जो कि एक ही है और पार्श्व में है भ्रूणी अक्ष के। बीजपत्र एक होता है और ये भ्रूण के पार्श्व में स्थित होता है, ये लाइन है। फिर अपन कह रहे हैं ये भ्रूणी अक्ष है, इस बीजपत्र के ठीक सामने या नीचे की तरफ क्या होती है, एक संरचना होती है जिसका नाम होता है मूलांकुर, क्या होता है, मूलांकुर। और मूलांकुर के ऊपर की ओर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है मूलांकुर चोल, क्या होता है, मूलांकुर चोल। और इसके आगे की ओर क्या होता है, मूलगोप, क्या होता है, मूलगोप। तो इस तरह से क्या हो गया, मूलांकुर, मूलांकुर चोल और मूलगोप हो गया। और इसके ठीक ऊपर की ओर क्या होता है, यहाँ पे एक संरचना होती है जिसका नाम आपको बताना प्रांकुर है, क्या है, प्रांकुर है। इस प्रांकुर के चारों तरफ क्या होता है, दो पर्ण जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रांकुर के चारों तरफ दो पर्ण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अध्यपर्ण, ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ संरचना होती है, उसका नाम होता है प्रांकुर चोल, क्या होता है, प्रांकुर चोल। इस प्रांकुर से तो आगे क्या बनेगा, तना, और मूलांकुर से क्या बनेगा, जड़। तो ये इस तरह से क्या है, एक बीजपत्री भ्रूण है, क्या है, एक बीजपत्री भ्रूण है। तो ये अपन ने कह दिया कि ये बीजपत्रोपरिक है, या अपन कह सकते हैं बीजपत्र है। ये जो कॉटिडॉन्स है, क्या है, कॉटिडॉन्स है, वो साइड में है, ठीक है। ये मूलांकुर है जिसको अपन कहते हैं रेडिकल, क्या कहते हैं, रेडिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये मूलगोप है जिसको अपन क्या कहते हैं, रूट कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। मूलांकुर चोल को अपन क्या कहते हैं, कीलियोपेटाइल के नाम से या माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये प्रांकुर है, और फिर उसके बाद अध्यपर्ण, प्रांकुर के चारों तरफ क्या होती है, पर्ण होती है जिसका नाम होता है अध्यपर्ण, और इसके ऊपर की ओर क्या होता है, प्रांकुर चोल होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये भ्रूण है, उस भ्रूण में कैसा क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से समझना है, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या फर्क है। एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होता है, एक बीजपत्र होता है जो कि भ्रूणी अक्ष के साइड में होता है। द्विबीजपत्री में क्या होता है, दोनों के बीच में प्रांकुर पाया जाता है। इसमें प्रांकुर क्या होता है, पार्श्व में स्थित होता है, ये ध्यान रखना है। प्रांकुर ऊपर की तरफ है, मूलांकुर नीचे की तरफ है, ये इसमें मेन विशेषताएं हो गई अपने। आप वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। और इस तरह से अपन भ्रूण की संरचना उसका अध्ययन कर चुके हैं।